नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11वीं की पुस्तक आरोह में पद्य भाग में संकलित वे आंखें कविता। वे आंखें सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित है। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म 1900 ईस्वी में उत्तरांचल के अल्मोड़ा जिले के कोसानी नामक स्थान पर हुआ था। युवावस्था तक पहुँचते पहुँचते सुमित्रा नंदन पंत महात्मा गांधी के साथ असहयोग आंदोलन में कूद पड़े, जिसके कारण इनको अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी। पंत जी को अनेक पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया, जिनमें साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, पद्म भूषण आदि। पंत जी ने समयानुसार अनेक विधाओं पर कलम चलाई। उनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगवाणी, ग्राम्या, बूढ़ा चांद, लोकायतन। नाटक में उन्होंने रजत, रश्मि, ज्योत्सना, शिल्पी आदि लिखे। उनका प्रमुख उपन्यास हार है। उन्होंने कुछ कहानियां भी लिखी, जिसमें 5 कहानियां, 60 वर्ष, एक रेखांकन आदि। सुमित्रा नंदन पंत मुख्यतः छायावाद के महत्वपूर्ण स्तंभ माने जाते हैं तथा सुमित्रा नंदन पंत को प्रकृति के चितेरे भी कहा गया है। उन्होंने नाटक, कहानी, आत्मकथा, उपन्यास, आलोचना आदि क्षेत्र में काम किया। और पंत जी की जो भाषा है वो बड़ी ही सहज और सरल है। इनकी रचनाओं में प्रकृति की जादूगरी जिस भाषा में अभिव्यक्त हुई है, उसे स्वयं पंत चित्र भाषा की संज्ञा देते हैं। आइए अब पढ़ते हैं इनके द्वारा रचित वे आंखें कविता। वे आंखें कविता सुमित्रा नंदन पंत जी के प्रगतिशील दौर की कविता है। इसमें कवि ने किसान के जीवन पर प्रकाश डाला है कि किसान जिसे कि अन्नदाता कहा जाता है, परंतु कई बार उसके सामने ऐसी स्थिति आ जाती है कि जब उसे स्वयं भूखे पेट सोना पड़ता है। यहाँ लेखक ने मुख्य रूप से जो किसान है उसकी दयनीय दशा पर प्रकाश डाला है कि किस तरह से जो किसान है वह शोषण का शिकार होता है। जो जमींदार लोग हैं वो उसका शोषण करते हैं और उसी कारणवश किसान महाजन के चुंगल में फंस जाता है, यानी महाजन से ऋण लेता है अपनी दशा को सुधारने के लिए, लेकिन महाजन का ऋण इतना भारी होता है कि किसान उसे ताउम्र नहीं चुका पाता। प्रस्तुत कविता में कवि ने दर्शाया है कि किस तरह से जो हमारी सरकार है वह किसान की उपेक्षा करती है। किसान हमेशा ही एक कष्टप्रद जीवन जीने के लिए मजबूर रहता है। आइए अब पढ़ते हैं कविता। अंधकार की गुहा सरीखी उन आँखों से डरता है मन, भरा दूर तक उनमें दारुण दैन्य दुख का नीरव रोदन। यहाँ गुहा का अर्थ है गुफा, जो कि अंधकार से भरी हुई होती है। सरीखी का अर्थ है समान। दारुण का अर्थ है निर्दय या कठोर। दैन्य दीनता या अभाव, गरीबी। नीरव का अर्थ है स्वर रहित और रोदन का अर्थ है रोना। प्रस्तुत कविता में कवि ने भारतीय किसान के भयंकर शोषण व दयनीय दशा का वर्णन किया है। कवि कहता है कि जो शोषित किसान है उसकी आंखों को देखकर डर लगता है, क्योंकि किसान की आंखें अभाव और संसाधनों की कमी के कारण काली पड़ गई हैं और वे किसी गुफा के समान अंधकार से भरी हुई लग रही। जैसे गुफा में अंधेरा ही अंधेरा होता है, किसी प्रकार की कोई रोशनी नहीं होती, उसी तरह से किसान की आंखें भी पूरी तरह से अंधेरे में डूबी हुई हैं और उसकी आंखें जो हैं वो काली पड़ चुकी। और जब किसान की जो आंखें हैं उनको देखता हूँ तो बड़ा ही डर लगता है, क्योंकि जो किसान की आंखें हैं उनमें दूर दूर तक कोई कष्टप्रद दयनीयता व दुख का मौन रोदन भरा हुआ दिखाई देता है। वह स्वाधीन किसान रहा अभिमान भरा आंखों में इसका, छोड़ उसे मझधार आज संसार कगार सदृश वह खिसका। यहाँ मझधार का अर्थ है बीच में, कगार किनारा, सदृश समान। अब यहाँ पर कवि जो है किसान के अतीत पर प्रकाश
डालता हुआ कहता है कि किसान का जो अतीत था वो बहुत ही अच्छा रहा। किसान हमेशा से ही स्वाधीन था, उसके पास अपनी कुछ जमीन थी और उसकी आंखों में हमेशा अभिमान और गर्व झलकता था। परंतु आज जो किसान है वो अकेला पड़ गया, क्योंकि आज किसान महाजन के चुंगल में फंस गया है। अब जो किसान है उसका साथ सभी ने छोड़ दिया है, उसे बीच मझधार में छोड़कर संसार ने भी उससे किनारा कर लिया, यानी संसार किनारे के समान उससे दूर खिसक गया है, उससे दूर चला गया है। अब आइए इसके काव्य सौंदर्य पर प्रकाश डालते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में जो भाषा है वो सहज और सरल है। किसान की उपेक्षा का बड़ा ही मार्मिक चित्रण किया गया है और अंधकार की गुहा सरीखी कगार सदृश पंक्तियों में उपमा अलंकार है। भाषा में लाक्षणिकता का गुण विद्यमान है तथा संस्कृत निष्ठ शब्दावली देखने को मिलती है। आइए अब कविता का अगला पद पढ़ते हैं। लहराते वे खेत दृगों में हुआ बेदखल वह अब जिनसे, हंसती थी जिसके जीवन की हरियाली जिनके तृण तृण से, आंखों ही में घुमा करता वह उसकी आंखों का तारा, कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी ही में मारा। अब प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने किसान के अतीत जीवन पर प्रकाश डाला है कि किस तरह से जो किसान था वह गर्व से भरा रहता था, उसके अपने खेत थे, उसका अपना एक परिवार, और वही किसान अपने अतीत को याद करके दुखी होता है, उसे अपना परिवार और अपने जो खेत हैं वो याद आते हैं। उसकी आंखों के समक्ष उसके हरे भरे लहराते हुए खेत दिखाई देते हैं। दृघ का अर्थ है यहाँ पर आंखें। अब उसी लहराते हुए खेतों से किसान को बेदखल कर दिया गया है, यानी अब किसान का उसके खेतों पर कोई अधिकार नहीं रहा। उसका जो जीवन था वो बड़ा ही खुशमय था, यानी उसके जीवन में जो हरियाली है वो तिनके तिनके पर दिखाई देती थी, यानी पूरा जीवन जो था वो खुशहाल था। आंखों ही में घुमा करता वह उसकी आंखों का तारा, कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी में ही मारा। अब यहाँ पर कवि ने जो कारकुनों का अर्थ होता है जमींदार के कारिंदे, या कह सकते हैं जमींदार के लठैत। आंखों का तारा एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है बहुत प्यारा। अब यहाँ जो किसान है वो अपने अतीत को याद करता है, उसकी आंखों के सामने अपने उस सबसे प्यारे और जवान बेटे का जो तस्वीर है वो उसकी आंखों के सामने घूम जाती है कि किस तरह से जमींदारों ने उनकी जो जमीन है वो हड़प ली थी और उसी की आंखों के सामने जमींदारों के लठैतों ने उसके जवान पुत्र को मार दिया था, उसे लाठियों से पीट पीट कर उसकी हत्या कर दी। यहाँ कवि ने जमींदार के अत्याचारों का वर्णन किया है और लहराते खेत, जमींदारों की लाठी से पिटकर मरे पुत्र का दृश्य बिंब यहाँ पर साकार होता है, यानी कविता में दृश्य बिंब की उत्पत्ति हुई है। तृण तृण, तृण का अर्थ होता तिनका, तृण तृण में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है और यहाँ जीवन की हरियाली एक तरह से रूपक अलंकार इसमें देखने को मिलता। भाषा लाक्षणिकता से भरी हुई है और संस्कृत निष्ठ है। आगे, बिका दिया घर द्वार महाजन ने, न ब्याज की कोड़ी छोड़ी, रह रह कर आंखों में चुभती वह, कुर्क हुई बर्धों की जोड़ी। अब यहाँ पर कवि किसान के जीवन के और उसके परिवार के एक एक दुख को प्रकट करते हुए कहता है कि किसान के पास अपना घर बार हुआ करता था, परंतु एक समय ऐसा आया कि किसान जो है वो कर्जे में डूब गया। महाजन ने धन व ब्याज की वसूली के लिए किसान का जो घर था उसे नीलाम कर दिया, यानी महाजन ने किसान से ब्याज की एक कौड़ी भी नहीं छोड़ी। उसका पूरा जो घर बार था वो कर्ज चुकाने में बिक गया, यानी जो महाजन था उसने दिए हुए
रुपए की पाई पाई चुका ली। और साथ ही साथ यहाँ कवि ने बताया है कि किसान के जो बैलों की जोड़ी थी, बरधो की जोड़ी मतलब बैलों की जोड़ी, और कुर्क करना मतलब नीलाम करना, कि यहाँ तक कि महाजन ने जो किसानों की बैलों की जोड़ी थी जो उसे अत्यधिक प्रिय थी, क्योंकि वही उसके जीवन का आधार था, वह भी महाजन ने नीलाम कर दी। और रह रह कर अब उसे वो अपने जो बैल हैं वो याद आते हैं। रह रह कर नीलाम हुई बरधों की जोड़ी उसकी आंखों में रह रह कर चुभती है। उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आने देती। उजरी यहाँ पर उसकी गाय का नाम है। गाय जो सिर्फ किसान को ही दूध देती थी, किसी अन्य को अपने पास फटकने भी नहीं देती थी। अब उसकी जो गाय है वो भी बिक गई है और हमेशा उसकी जो गाय है उसकी आंखों के सामने तैरती रहती है। और यहाँ पर कवि कहता है कि एक तरह से महाजन के ब्याज चुकाने के लिए जो किसान की सुख की खेती थी, यानी किसान की खुशहाली के जितने भी साधन थे वो सारे महाजन ने बिका दिए। अपने ब्याज की और मूल की पूरी अपनी पूंजी की वसूली करने के लिए उसने उसके घर को उजाड़ कर रख दिया। अब यहाँ पर कुछ देश शब्दों का भी प्रयोग किया है, जैसे बरहद, उजरी, दुहाना आदि। तो कवि ने खड़ी बोली में संस्कृत के शब्दों के साथ साथ देश शब्दों का भी प्रयोग इसमें दिया है। और साथ ही साथ किसान का वर्णन करते हुए एक ग्रामीण परिवेश का भी चित्र प्रस्तुत किया है। दृश्य बिंब पूरी कविता में देखने को मिलता है। बिना दवा दर्पण के घरनी, स्वर्ग चली आंखें आती भर, देख रेख के बिना दूध मुही, बिटिया 2 दिन बाद गई मर। घर में विधवा रही पतोहू, लक्ष्मी थी यद्यपि पति घातिन, पकड़ मंगाया कोतवाल ने, डूब कुएं में मरी एक दिन। अब यहाँ पर जो कवि है किसान का वर्णन करते हुए कहता है कि किसान जो कि पूरी तरह से महाजन के चक्रव्यूह में फंस चुका था, जमींदार के शोषण का शिकार हो चुका था, अब उसके परिवार का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि दवा दर्पण के घरनी, घरनी का अर्थ है यहाँ पर पत्नी, घर वाली, और दवा दर्पण दवा आदि, कि उसकी पत्नी जो कि बहुत बीमार थी और पैसा न होने के कारण बिना दवाई के ही वह स्वर्ग चली गई, यानी जो पत्नी है उसकी मृत्यु हो गई। और जब किसान याद करता है तो उसकी आंखें जो है वो भर आती हैं। और साथ ही साथ उसकी जो छोटी सी बेटी थी, उसकी पत्नी ने जिस छोटी सी बच्ची को जन्म दिया था, बिना माँ के दूध के 2 दिन के बाद उसकी छोटी सी बच्ची का भी निधन हो गया, वो भी मर गई। अब केवल किसान के घर में उसकी विधवा पुत्रवधू ही बची थी। पहले जमींदार के कारकुनों ने उसके बेटे को लाठियों से पीट पीट कर मार दिया, बैलों की जोड़ी, खेत खलिहान, गायें सबको बिकवा दिया। और संसाधनों की कमी के कारण जो पत्नी है वो भी बिना दवा के मर गई, और साथ ही दूध पीती हुई जो उसकी बच्ची थी, माँ के मरने के 2 दिन बाद उसकी भी मृत्यु हो गई। अब घर में केवल उसकी विधवा पुत्रवधू ही रह गई। घर में विधवा रही पतोहू, लक्ष्मी थी यद्यपि पति घातिन, कि कहने को तो जो पुत्रवधू थी वो लक्ष्मी थी, परंतु अब जो समाज है, समाज के लोग हैं उसे पति घातिन कहकर पुकारते हैं, क्योंकि हमारा समाज जो है पुरुष प्रधान है। जितने भी दोष होते हैं वो सारे स्त्री पर ही मढ़ दिए जाते हैं। तो यहाँ पर भी किसान के बेटे की जो मृत्यु है वो उसकी पुत्रवधू पर ही लाद दी गई, कि कहने को तो वो लक्ष्मी थी परंतु समाज उसे पति घातिन कहता था। पकड़ मंगाया कोतवाल ने, डूब कुएं में मरी एक। और मजबूर और लाचार उसकी पुत्रवधू को देखकर एक दिन कोतवाल ने उसे बुलाया और उसकी जो है इज्जत लूट ली। उसी के कारण, लाज और शर्म के कारण, किसान की पुत्रवधू ने भी कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। इस प्रकार जो किसान का पूरा परिवार था वो बिखर गया। किसान के खेत खलिहान, ढोर डंगर सब बिक गए। तो यहाँ पर किसान की गरीबी, शोषण व लाचारी का बड़ा ही कारुणिक
वर्णन किया है। तो हम देखते हैं कि जो पूरी कविता है वो करुण रस से भरपूर है। आंखें भराना मुहावरे का प्रयोग किया गया है और अनुप्रास अलंकार जो है वो हर दूसरी तीसरी पंक्ति में देखने को मिलता है। खैर पैर की जूती जोरू न सही एक दूसरी आती, पर जवान लड़के की सुधकर सांप लौटते फटती छाती। अब जो किसान है वो पत्नी की मृत्यु से इतना दुखी नहीं है, क्योंकि हमारे प्राचीन समाज में स्त्री को पैरों की जूती ही समझा जाता था कि जिस तरह से पैर की जूती टूटने पर दूसरी खरीद ली जाती है, ऐसे ही एक पत्नी की मृत्यु पर दूसरी पत्नी भी मिल सकती है। उस पर किसान को इतना दुख नहीं है, परंतु जब वह अपने जवान बेटे की हत्या के बारे में सोचता है तो उसे कष्ट होता है। उसकी छाती पर सांप लौटने लग जाते हैं और छाती फटने को हो जाती है। यानी कहने का अभिप्राय यह है कि बेटे की जो मृत्यु है वो किसान के लिए असहनीय कष्ट है। पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर एक चमक है लाती, तुरंत शून्य में गड़ वह चितवन, तीखी नोक सदृश बन जा। अब यहाँ पर कवि कहता है कि किसान जब अपने पिछले खुशहाल जीवन को याद करता है, स्मृति का अर्थ है याद करना, कि पिछले सुखों की जब याद उसे आती है तो क्षण भर के लिए उसकी आंखों में प्रसन्नता लौट आती है। तुरंत शून्य में गड़ वह चितवन, तीखी नोक सदृश बन जाती, परंतु अगले ही क्षण जब वह अपने वर्तमान जीवन को देखता है, अपने वर्तमान में झांकता है, तो उसकी जो नजर है वो शून्य में गड़ कर रह जाती है और उसकी नजर तीखी नोक के समान चुभने वाली हो जाती। तीखी नोक सदृश में उपमा अलंकार है। सांप लौटना, छाती फटना, पैर की जूती आदि मुहावरों का बड़ा ही सटीक प्रयोग यहाँ पर कवि ने किया है। धन्यवाद। ये जो कविता थी ये पूरी तरह से किसान के जीवन की परतों को खोलती है और साथ ही साथ हमारी सरकार पर भी तीखा व्यंग करती है कि सरकार जो है हर तरह की योजनाएं बनाती है, लेकिन उसमें किसान के जीवन से संबंधित कोई भी योजना साकार नहीं होती। वर्तमान में किसानों की स्थिति में कुछ सुधार हुआ है, परंतु आज भी देखें तो हर एक वस्तु का दाम जो बेचने वाला है वो स्वयं लगाता है, लेकिन एक किसान ही ऐसा है कि जिसके अन्न का, जिसकी सब्जियों का दाम किसी और के द्वारा लगाया जाता है, और ये किसान के जीवन की सबसे बड़ी विडंबना है। धन्यवाद।